हमारे सभी दर्शकों का शानदार स्वागत है हमारे शो में, क्योंकि 55 मिनट की मुलाकात ने टेंशन हाई कर दी है पाकिस्तान में और ट्रंप को चिढ़ा दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे और शानदार ऑडियंस होगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। 55 मिनट की मुलाकात होती है मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। दोनों में नई दोस्ती की इबारत की बातें होती है। कहा जाता है कि एलिफेंट और साथ में ड्रैगन को आना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान में बैठे हुए मुनीर जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि भाई दोनों दोस्त बनेंगे तो हमारे हथियारों की सप्लाई का क्या होगा, हमें कौन पंप करेगा, हमें कौन पैसा देगा हिंदुस्तान से लड़ने के लिए, हमारा क्या होगा। तो मुनीर की टेंशन हाई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ट्रंप भी चिढ़े हुए हैं। ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप क्या फिर से पाकिस्तान को पालना पोसना शुरू कर देंगे, जैसा अमेरिका हमेशा करता आया है? जब जब उसे जरूरत पड़ती है, जब जब उसे अपनी हेकड़ी दिखानी होती है, तो क्या हिंदुस्तान की तरक्की के बीच में एक हर्डल बनेगा? चीन के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि चीन क्या करता है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उसको कॉम्पिटिटर है, वो ये बात जानता है, कहीं उससे आगे ना निकल जाए। तो उस सिचुएशन में चीन क्या करेगा? क्या पाकिस्तान को जिस तरह से वो हथियारों की सप्लाई करता है, पैसा देता है, हिंदुस्तान के खिलाफ एक टूल किट की तरह से यूज करता है, वो करना जारी रखेगा? हमें कितना सावधान होने की जरूरत है? इन तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान है, उससे पहले हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए शानदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। हमारे साथ एनएनडी दुबे जी हैं, पूर्व डीआईजी बीएसएफ के। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विशंबर दयाल जी, आपके पास ही आना चाहूंगी मैं अपने सवाल के साथ कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, पूरी दुनिया की सुर्खियां बन रही हैं, हेडलाइंस बन रही हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बैठे हुए मुनीर से आपको टेंशन हो रही होगी? हथियारों की अगली खेप कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा? देखिए, एससीओ पर दुनिया की नज़रें हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये सोच लेना कि अब पाकिस्तान को एससीओ से या हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की चाइनीज़ प्रीमियर से जो मीटिंग्स हैं, या जो एससीओ में जो कुछ होगा उससे पाकिस्तान पर कोई असर पड़ेगा, पाकिस्तान को किसी किस्म की एड चाइना से बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, बंद छोड़ो कम हो जाएगी, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक ऐसा कुछ नहीं होगा। सच्चाई का सामना करके किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए, किसी भी चीज़ का आंकलन करना चाहिए, उसको उसी तरह तोलना चाहिए। यही बेहतर रहेगा। एससीओ जो है ना, शंघाई वर्ड है उसकी, एससीओ 5 से जन्मा है। इतिहास तो देखिए, वो तो साहब रशिया, सोवियत यूनियन की जो मेजर 4-5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जो कंट्रीज थी, उसके बॉर्डर इश्यूज, उसके सिक्योरिटी इश्यूज के साथ सिक्योरिटी कम थी। चाइना अपना वहां बिजनेस बढ़ाना चाहता था, लेकिन पॉलिटिकली वो रशिया के अंडर थे। 96 से स्टार्ट हुआ था। पॉलिटिकली तो साहब सोवियत यूनियन के, रशिया के इन्फ्लुएंस में थे। येल्सिन था वो, और भी ट्रंप तो कुछ भी नहीं है। येल्सिन तो आगे प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देता था 4 महीने में 5। तो वो दौर था। तो वो वहां अपने पैर जमाना चाहता, जो उसने जमाए हैं। और फिर ये जब एससीओ बना तो बस सिर्फ उज्बेकिस्तान इसमें इंक्लूड कर दिया। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन का जो इमर्ज हुआ, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते चले गए, इंडिया रशिया के रिलेशन स्ट्रांग होते चले गए, चाइना को कहीं लगता रहा कि इंडिया जो है इसका मतलब रशिया पुशिंग करता रहा कि इंडिया इसका इसेंशियल पार्ट है। यूरेशिया की सिक्योरिटी इश्यूज, यूरेशिया के ट्रेड इश्यूज, यूरेशिया, यूरोप कम एशिया, यूरोप का तो सिर्फ रशिया है। क्या भारत के बगैर कोई चीज हो सकती है? तो बहुत अच्छी रशिया की उससे हमने 2017 में ज्वाइन किया। ये आज के दिन दुनिया में क्यों इसके ऊपर है? बिकॉज ट्रंपिज्म आ रखा है, तो सब परेशान है ट्रंपिज्म से। इसमें चाइना किसी का, जो भारत के लोग सोच रहे ना चाइना हमारा, बड़े, अरे भाई तसल्ली रखो, चाइना अपनी प्रमोट कर रहा है। चाइना की ट्रेड ट्रीटी नहीं हुई है अमेरिका से अब तक, भारतवासियों को पता होना चाहिए। चाइना मल्टीपोलर की वर्ल्ड की बात करते, और थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपका। देखिए, रशिया ने कभी नहीं माना कि उसका पोलर टूट गया। अमेरिका रशिया की अगर देखो, इंटरकॉन्टिनेंटल जितनी मोटी ट्रीटीज है ना दुनिया में स्टेबिलिटी, वो आज भी रशिया और अमेरिका के बीच में वो वॉकआउट करते हैं। तो रशिया ने कभी अपना पोल नहीं छोड़ा। तो तीसरा आदमी मल्टीपोलर में कौन था? चाइना। वो कहता मैं भी हूं।
तो इसके जरिए प्रेसिडेंट शिन खासकर 3 सितंबर को परेड करेंगे, ये वो अपनी दुनिया में धाक दिखाना चाहते हैं। उनकी धाक दुख नहीं है, ये भी मैं बताता हूं आपको। किसी मुद्दे पर दुनिया में चाइना आज तक स्ट्रांगली नहीं खड़ा हुआ है, जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मुद्दे हो अमेरिका से या रशिया से। वो मिलिट्री पावर जरूर है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, मिलिट्री कॉन्करर नहीं है। उसने कौन सी दुनिया में वो कुछ बिलीव यू मी, वो सिर्फ ट्रेड के जरिए इकोनॉमी के जरिए दुनिया के देशों को कमजोर करता जा रहा है और उनको एक तरह से वो क्या बोलते थे, कुर्की करता जा रहा है। तो चाइना इसके जरिए चाइना अपनी छवि के लिए काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि एससीओ का फोरम था, भारत का बिल्कुल हक है, भारत के प्रधानमंत्री गए, हमारा मंच है, उस मंच पर खुल के अपने देश के विषय रखें जो हमारे कंसर्न्स हैं यूरेशिया की सिक्योरिटी के लिए। वो तो टेररिज्म है, विस्तारवाद है, तो मौका है बोलो। और भाई वहां रशिया है, उज्बेकिस्तान है, वो बड़ी न्यूट्रल कंट्री उज्बेकिस्तान यार, कजाकिस्तान है, हमारे दोस्त हैं यार, तजिकिस्तान है, ये सब, ईरान भी है उसका मेंबर। तो मैं समझता हूं कि भारत को अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ है, भारत की सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी वी द पीपल है, वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। 35% दुनिया की सर्विसेज सेक्टर के मालिक हैं हम, बड़ी बड़ी कंपनियों के हमारी मूलभूत के लोग मालिक हैं। वो जो स्ट्रेंथ है उसको साहब लीवरेज करिए और भारत के हक की बात करिए। चाइना से कोई उम्मीद मत रखिए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, बात करना बंद कर दिए। एक छोटा सा मुल्क है, ये बार बार उसको मौका दे देते। अच्छा खासा मौका था साहब, 2-3 दिन और लगातार दनादन देते, वो शायद रोता रोता ये खुद ही आ जाता किसी के जरिए। अभी वो अमेरिका के कंधों पे चढ़ा ना, अमेरिका ने हम पे नहीं प्रेशर डाला, हमसे नहीं वो, पर वो तो रोता अमेरिका के पास गया कि मैं मर गया, मैं लुट गया। वरना किसी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुबह 5 बजे डिस्टर्ब करेगा? किसी ने तो डिस्टर्ब किया ना वांस को, तो डिस्टर्ब करने वाले ये पाकिस्तान है। इसकी बात करनी बंद करो। छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, आतंकवाद पे जिंदा है, भारत में आतंकवाद फैला रहा है। जब तक है हमारी एक पीढ़ी, 2-3 पीढ़ियों की नस्लों के टाइम बेकार कर चुका है, हमारे दुनिया भर के लोग हताहत हो चुके हैं। इसका जितना जल्दी हो परमानेंट इलाज करो और इसको भूल जाओ। चलिए, पाकिस्तान को तो भूलना है, लेकिन अभी पाकिस्तान चाइना को भूलेगा दुबे सर, या अभी उसको? विशंबर दयाल जी की अपनी ओपिनियन थी, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या कहती है कि भाई अगर आप मुझसे दोस्ती करने आ रहे हैं तो मेरे दुश्मन को आप मेवे खिलाएंगे, हथियार देंगे, मेरे खिलाफ पैसे देंगे, तो ये भी तो पचेगा नहीं ना, कुछ तो कमी आएगी, आपको लगता है या नहीं? देखिए, जो दोनों की बातचीत आज हुई है, इस बातचीत में जो टेक अवे पॉइंट है वो तो अलग है, लेकिन जो एरिया ऑफ कंसर्न है बेसिकली वो यही है। आज के तारीख में पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के सपोर्ट के बगैर 1 घंटे नहीं लड़ सकता है, सबको फैक्ट्स पता है। यानी अगर पाकिस्तान को मिलिटरली सरवाइव करना है, फाइनेंशियली भी सरवाइव करना है, तो ये 2 मुल्क जिस दिन साथ देना छोड़ दें, उस दिन पाकिस्तान जमीन पे आ जाएगा। ये फैक्ट सबको पता है, ये तो सबको मालूम है। अब सवाल ये आता है, अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं ये बड़ा अलग अलग देशों के साथ और बड़ा एक ही टाइम पे बड़े नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें टैरिफ, सबको पता है टैरिफ एक बड़ा इशू रहा है। और इसी से ठीक पहले ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, जिसमें हमारे लोगों की बेगुनाहों की जान गई, जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है। एक बात से मैं सहमत हूं कि पाकिस्तान अपनी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं करेगा, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। पाकिस्तान हमारा एक क्रिटिकल एनिमी है, उसकी पूरी बुनियाद भारत के खिलाफ बनी हुई है और भारत में उसे ये कार्रवाई करनी अभी भी हो रहा है, डेली हो रहा है। उस तरह की चीज नहीं हो रही है, किसी और तरह की चीज हो रही है। जितने उसके प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है डेली वार्निंग दे रहे हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां दे रहे हैं, ये चीज तो चल रही है कश्मीर में। शायद 1-2 दिन गैप जाए, अदरवाइज डेली इनकाउंटर्स चल रहे हैं। तो इस हमारे कहने का अर्थ है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में कोई चेंज आ जाएगा, ये नहीं होने वाला है। बहरहाल, नंबर 2, पाकिस्तान में जिहादी एलिमेंट्स अब इमोशन को भुना रहे हैं, इमोशन को एक्सप्लॉइट करके खूब भर्तियां कर रहे हैं। वो 2 ही बार भिक्षा यानी भिक्षाटन के लिए मौलाना मसूद अजहर निकला था, एक तो सन 2000 में, अभी 2025 में निकला, 25 साल बाद। तब पैदल चला था, अब लोगों के कंधों पे चल रहा है क्योंकि उम्र उसकी बढ़ गई है। तो अब जिहाद के नाम पे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, ये कार्रवाई चल रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी ये प्रश्न उठा था, तब भी हमने यही कहा था कि रेडिकलाइजेशन जोरों पे होगा और उसका कुछ असर हमारे साइड में भी आएगा। अब जो प्रधानमंत्री महोदय गए हैं और जो एससीओ में मीटिंग हुई है, जो चर्चा हुई है, जिस पे सबकी निगाह है पूरे दुनिया की, इंक्लूडिंग अमेरिका के भी निगाह है, इसका जो लार्जर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो सर ने बताया।
अब ये मेंबर कंट्रीज आपको पता है इसमें बढ़ने भी हैं, और तीनों क्रिटिकल लोग अगर कल को टर्की और आपका अजरबैजान ये सब भी शामिल हो गए तो देखा जाए तो टर्की, अजरबैजान, चाइना वो भी इसके पार्ट हैं। अब जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स में बैलेंसिंग तो करनी है आपको। तो ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को मैं एक अच्छा सिग्नल मानूंगा। 7 साल बाद डोकलाम डलवान के बाद जो एक तरह से चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप काफी ठंडा पड़ गया था, चाइना एक बड़ी पावर बन के रहेगा और उभरेगा, इस सत्यता से कोई अस्वीकार कर नहीं सकता, ये तो आपको पता है। लेकिन ये सारी चीजें हमको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, और हमेशा ऐसी चीजों में भारत एक विक्टोरियस बन के उभरा है। ये हिस्ट्री है, आप पूरा सर्च कर लीजिए। जब जब हमारे खिलाफ ये लोग पोलराइज हुए हैं, जब जब सैंक्शंस लगे हैं, इंडिया हैज कम आउट विद ग्रेट विक्ट्री। 98 से शुरू करिए और अब तक भी देख लीजिए, ये सेटबैक रहेगा, इसका थोड़ा असर हमारे पर पड़ेगा, लेकिन यह असर का एक ही जवाब है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का सर्विस सेक्टर और इंडिया का आत्मनिर्भर भारत, रक्षा, सुरक्षा, डिफेंस। अगर ये तीन एक साथ हैं तो भविष्य हमारा है, फ्यूचर हमारा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरा वर्ल्ड इस बात को जान रहा है। आने वाले टाइम में हम ही नेतृत्व करेंगे, ये समय की बात है, हमको समय से खाली बोलना पड़ेगा, वक्त लगेगा, लेकिन हम उस Exactly, एलीट पावर exactly. क्लब में एक परमानेंट मेंबर हम बनके बहुत जा बहुत रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है। कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपसे, आप क्योंकि विदेश मामलों को, कूटनीति को बेहतर समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है इस पूरी दोस्ती का आउटकम? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोस्ती जो है ट्रांजैक्शनल है, ये सब जानते हैं, क्योंकि दोस्ती तो कभी रही नहीं, वो तो विस्तारवादी नीति पे चलता है चीन। तो इस दोस्ती की ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है? देखिए, इस समय ये बहुत वेलकम स्टेप है कि हम चाइना से मिल रहे हैं। और पिछले साल कजाकिस्तान में जब ये मीटिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से नहीं मिले थे, या प्रधानमंत्री मोदी गए ही नहीं थे, तो जाहिर है मिलना का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ये जो इस समय मीटिंग हो रही है बहुत मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ये क्यों समझ रहे हैं चीन के पास हम जा रहे हैं, आप ये समझिए चीन हमारे पास आ रहा है, उसके मार्केट्स बंद हुए हैं, भारत के भी मार्केट्स बंद हुए हैं, हमको मार्केट चाहिए। और उस मार्केट के खुलने का सबसे बड़ा कारण ये हो गया है कि इस समय ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी पूरी दुनिया पर चल रही है। आप ये भी माने कि चीन इस समय उसका फायदा उठा रहा है जो अमेरिका ने स्पेस दिया है। आपको याद होगा पिनाज जी, 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, वो पहली बार 1962 के युद्ध के पहली बार कोई मिनिस्टीरियल लेवल डेलीगेशन गया था। उसी दिन क्या हुआ, शाम को मिलना था वाजपेयी साहब को वहां की टॉप लीडरशिप से, और चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया। तो और इसका भी आप देखेंगे, जो 3 तारीख को 3 सितंबर को एक लार्ज मीटिंग हो रही है, बहुत लोग गए हैं उसमें, हमारे पड़ोस के मुल्क से, मालदीव से, म्यांमार से, कंबोडिया से, ये सारे लोग गए हैं जो एससीओ के मेंबर्स नहीं हैं, और उसमें नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर भी आ रहे हैं। तो ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है उनका। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रोफेस्ड आइडियोलॉजी है चाइना की, वो है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, और ये वही वुल्फ इस समय एट प्ले है। वॉरियर बीच बीच में दिखता रहता है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और आप ये देखिए ना कि अमेरिका से हमारा जो फायदा है 45-42 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड में, चाइना से 80 बिलियन डॉलर के हम घाटे में हैं। हम कभी भी चाइना को प्रोवोक नहीं करते, यानी हम चाइना को अब कहें कि आप अपने मार्केट खोलिए हमारे चीजों के लिए। अभी भी फर्टिलाइजर जो है चाइना, वो 116% ज्यादा पैसे लेता है हमसे। अभी भी टनल बोरिंग मशीन्स हमें नहीं देता था, अब देना शुरू किया है। यानी जो क्रिटिकल सेक्टर्स थे उनमें वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहता था। हमारे सीमा विवाद हैं, वो रहेंगे, आज से नहीं कई सालों से है, हम युद्ध भी लड़ चुके हैं। लेकिन हमें इस समय समझना है कि चीन को इस समय भारत की जरूरत है और भारत को इस समय चीन की जरूरत है। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान और चीन कभी अलग नहीं होंगे, ये हमको एक डिटर्मिनेशन मान के चलना होगा। हालांकि चीन ने जो इस समय किया है वही किया है जो पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका का भी दोस्त है, चीन का भी दोस्त है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा ऐसे मंच पे, ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सुरक्षा विषयों पर बात करता है। और इसने जब 96 में ये बना था शंघाई 5 के तौर पे, तो ज्यादातर जितने भी पूर्व सोवियत संघ के राज्य थे, चीन का उनसे जो सीमा विवाद था उनको सुलझाने के लिए किया गया था। यानी हम उस फोरम को यूज करें अपने लिए,
ट्रेड को बढ़ाने के लिए, दूसरा जो हमारे सीमा विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए, या एक टेम्परेचर जो बढ़ गया था 2020 के बाद उसको वापस लाने के लिए, एक समतल भूमि पर लाने के लिए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम ये दुनिया को दिखा दें कि हम अपनी शक्ति से किसी भी राज्य के साथ दोस्ती करते हैं या व्यापार करते हैं। ये ट्रंप के या किसी वेस्ट के कंट्री के कहने पर नहीं होगा। हम इतने सशक्त हैं कि वो सारी चीजें कर सकते हैं, चाहे ट्रंप साथ दें या कियर स्टारमर साथ दें या ना दें। तो बेसिकली कोई सुधरने वाला नहीं है आपकी बातों से, जो मुझे समझ में आया कि ना तो चीन सुधरने वाला है ना पाकिस्तान सुधरने वाला है। हमें भी अपने हित के हिसाब से सोचते हुए टेम्परेरी दोस्ती, टेम्परेरी आउटकम, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखने होंगे, अपनी सामरिक मजबूती को बनाए हुए, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए। वैभव, अब हम लगातार बहुत वक्त से जब बात करते थे तो कहते थे पाकिस्तान जो है दो नावों में चल रहा है, चीन भी और अमेरिका भी। अमेरिका और चीन आपस में एक दूसरे से बिग डैडी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहां से क्या पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में कुछ आपको तल्खियां आने लगती है? अमेरिका फिर से पाकिस्तान को पालेगा पोसेगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, पाकिस्तान इज बेसिकली द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, ठीक है। उन्होंने ही बनाया है उसको और वही उसको चला रहे हैं। और आप भी जब भी देख लीजिए, उनके ऊपर जब भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो जो एड आती है ना, वो चाहे IMF का बेल आउट पैकेज, बताइए 24 से ज़्यादा बेल आउट पैकेज किसी एक देश को अगर दिया गया है तो पाकिस्तान है। तो वो किसकी मर्जी से दिया जाता है? वो जब बैंकरप्सी के कगार पे आता है अमेरिका से IMF या वर्ल्ड बैंक कोई ना कोई आ जाता है उसको रेस्क्यू करने। तो और ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि चीन जो पाकिस्तान को देता है वो लोन है, जो अमेरिका पाकिस्तान को देता है वो एड होती है, ठीक है। चीन पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी चीज नहीं है। वेस्ट का सपोर्ट पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी सेगमेंट है। तो इसलिए आप देखिए कि अब जितने जनरल्स हैं वो हमारे भारत के जनरल्स की तरह तो नहीं है। वो तो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में और यूरोप में ही जाके रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं? वो वेस्ट में पढ़ते हैं। उनके जो प्रॉपर्टियां हैं, जो मकान है, वो कहाँ है? वो वेस्ट में है। तो उनका जो सारा का सारा जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी वेस्ट में है। तो वो तो पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो अमेरिका या वेस्ट को छोड़ेगा उस दिन उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगी और चाइना जैसा देश उसको बचाने नहीं आएगा। ये बात पाकिस्तान को पता है। अब आ जाते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। आप मुझे बताइए कि चाइनीज डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो मुंह काला पाकिस्तान ने कराया वो किसी ने कराया दुनिया में? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी जो कंपनियां HQ-9 बनाती थी एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी जो कंपनियां मिसाइलें बनाती थी PL-15 जैसी, उनका जो आप जाकर के पता कीजिए, उनके स्टॉक में उनके मार्केट क्रैश कर गए, उनके शेयर की प्राइसेस क्रैश कर गई। तो ये कैसे हुआ है? ये आपकी जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आकाश तीर हो, चाहे वो ब्रह्मोस हो, इन्होंने काला किया है उनका। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 300 किलोमीटर दूर ग्राउंड टू एयर हमने मार करके उनका फाइटर जेट गिराया। इतनी दूर 300 किलोमीटर दूर आज तक कभी टारगेट नहीं किया था, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके दिया। तो पाकिस्तान को पता है। अच्छा बताइए, लास्ट में जब ये वॉर, जब उनको रोना हुआ, जैसे जनरल साहब ने बताया, तो रोते हुए कहां गए? रोते हुए अमेरिका गए ना। मतलब हथियार चीन से लेंगे और रोने डैडी के पास जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि वो उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड है वेस्ट का, वो उनको ही सर्व करने के लिए क्रिएट किया गया है और जब तक वो उनको सर्व करेगा तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज आ जाते हैं, देखिए इंडिया और चाइना कोई दोस्त नहीं बन गए हैं और हम थोड़ा सा ना संवेदनशील हम लोग हैं। हम लोगों को या तो दोस्त की नजर से देखते हैं या दुश्मन की नजर से देखते हैं, जबकि दुनिया जो है ना वो ब्लैक में चलती है ना व्हाइट में चलती है, वो ग्रे में चलती है। ठीक है, तो आपका जहां पे कन्वीनियंस होता है आप वहां पे बात भी करते हैं, वहां पे नेगोशिएट भी करते हैं। और इंडिया इकलौता देश है जो कभी भी किसी भी ब्लॉक में जाके नहीं बैठा है और हम कभी बैठेंगे भी नहीं। वो हमारे नेचर में नहीं है कि हम किसी एक पावर की दादागिरी स्वीकार कर लें। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में जाके बैठ गया, कुछ देश जाकर के सोवियत यूनियन के ब्लॉक में बैठ गए। तो ये जो ब्लॉक में बैठे उन्होंने क्या किया? अमेरिका, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि अमेरिका दादा है, हम इसकी दादागिरी स्वीकार कर रहे हैं, ये चौधरी है। ठीक है, हमने उस समय भी नहीं किया था। हम तो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने जा रहे हैं, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमें ना गेहूं उनसे इंपोर्ट करना है, ना हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए उनके ऊपर रिलाई करते हैं, हम किसी चीज के लिए रिलाई नहीं करते। अमेरिका या वेस्ट या चाइना फॉर दैट मैटर, ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर वो हमको देना बंद कर दे तो हमारा सर्वाइवल जो है वो क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अगर हम अपने पांव पे खड़े हैं, और हम अपने पांव पे खड़े हैं, सब खड़े नहीं है, दौड़ रहे हैं और विकास की तरफ दौड़ रहे हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, एक सशक्त भारत बन रहे हैं,
तो हमें किसी की दादागिरी आज स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जहां कन्वीनियंट होता है हम उनके साथ नेगोशिएट भी करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं। चाइना ने हिगड़ी दिखाने की कोशिश की, हमने निकाल दी। अब तो चाइना कह रहा है कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। भाई डोकलाम में भी निकाली, इस लद्दाख में भी निकाली, आगे भी उनको शौक चढ़ेगा, आगे भी निकाल देंगे। हमने आपके पिछले कार्यक्रम में बात की, चाइना भारत के पड़ोस में जिन जिन देशों में गया है उनको जो है डेट ट्रैप में फंसाया है। भारत ने क्या किया है? भारत ने हमेशा हीलिंग टच दिया है। श्रीलंका की इकोनॉमी जब बैंकरप्ट हुई, उनको पैसा किसने दिया? उनको वैक्सीन किसने दी? हमने जब वैक्सीन बनाई कोविड के बाद, हमारे यहां पूरा वैक्सीनेशन हुआ नहीं था 100% जनता का, लेकिन हमने ये भी सम्मान किया कि भाई श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, हमारे जो पड़ोसी देश है एक्सेप्ट पाकिस्तान की भाई इनको भी जरूरत है, यहां पे भी लोग रहते हैं, इनको वैक्सीन पहले भेजी जाए। ठीक है। तो हमारा जो इमेज है, हमारी जो छवि है वो ये है। यानी हम सामरिक तौर पे भी खुद को मजबूत कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी और साथ ही रिश्तों को भी सुधार रहे हैं, छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली भी हम काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे कुछ सवाल हमारे ऑडियंस के भी वो लगातार हमसे कह रहे हैं हम पूछें, तो इनको भी मौका देते हैं। जी सर, जैसे कि अभी देख रहे हैं हम चाइना और इंडिया फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, पर मुझे जितना लग रहा है चाइना हमारी हेल्प करेगा ही, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इंडिया की हेल्प कर दी, यहाँ पे सारी इंडस्ट्री चली जाएंगी, मेरे पे कोई आएगा नहीं, तो मैं तो डाउन चला जाऊंगा। आप जवाब दें इसका, दोनों कॉम्पिटिटर हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। क्या जवाब बेटा, तू बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरे क्या जवाब की जरूरत है। देखिए बेटा, ऐसे है, देखिए मेरा घोड़ा मर गया, और किसान का जब अगर घोड़ा मरता है तो पैसे इकट्ठे करके घोड़ा खरीदने जाता है, ठीक ना कि गधा। तो हमारा तो अमेरिका के साथ जो लॉस है वो एक्सपोर्ट लॉसेस है। $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे उसको। भाई चाइना से जो इंपोर्ट करें तो बढ़ता ही जा रहा है। $124 बिलियन आपने इंपोर्ट किया यार, वो 13 बिलियन डॉलर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो। वो आपकी कोई चीजों को, वो उसने आपकी छोटी जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, छोटी छोटी, अगर देख तो सही, खिलौने ही यार उसके ले रहे हो आप, गणेश जी की मूर्ति उसकी ले रहे हो, दिवाली आएगी 70% उसका सामान दे रहे हो। कोई हमें स्ट्रैटेजिक चीजें थोड़ी दे रहा है। कुछ ने हमें शिनूक दिया, कोई उसने हमें ग्लोब मास्टर दिया है, कोई उसने हमें कोई बड़ा हथियार, कोई टेक्नोलॉजी दी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि वो आपको कभी नहीं। और मैं आपको सिर्फ एक, ये बार बार जो इशू आ रहा है पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान को ना चाइना छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और इन्वेस्ट करेगा। और अमेरिका ने दोबारा से क्यों पटाया भाई, वो सोचने की बात है। अगर J-10 की जो बात करते हैं, जो उसकी मिसाइल की बात करते हैं, जिसकी 180-200 किलोमीटर रेंज है एयर टू एयर, अगर उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका को किसी से चाहिए तो कहां से मिलेगी? बाहर से मिल सकती है? नहीं ना, हमारे पास तो है ही नहीं यार। कौन है उसका यूजर? मुनीर है उसका यूजर, तो उसको पुचकारेगा ना। अगर ब्रह्मोस मिसाइल हमारी कहीं जाके कटकी है, कहीं मारा है, वो हमारी और रशिया की जॉइंट प्रोडक्शन है, बाय द वे हमारा जॉइंट वेंचर, हमारा रशिया का, उसकी स्पेशल है। ऐसे रशिया के पास कुछ मिसाइल है जो यूक्रेन में जाके ठार मारती है, वो जो उसकी जो पैट्रियट है उसको बीट करती है। तो वो ये भी देख रहा है कि भाई यहां से तो वो भी मिल सकती है, जो हमारा मलबा है उससे कोशिश करेगा ना कि हमारी वो उसमें ऐसा है क्या। तो चाइना, अमेरिका, ये सब तो वो उनका एक पिट्ठू है और उसको वो नहीं छोड़ने वाले। उसका इलाज हमें डायरेक्टली करना पड़ेगा। जहां तक हमारी और चाइना की बात है, हमें चाइना G20 में तो नहीं आया ना, इधर शी जिनपिंग नहीं आया। हमने इतनी बड़ी वो की थी 2 साल पहले, लेकिन हम उस रेसिप्रोसिटी में भी नहीं जा रहे। हम आज के हालात को देखते हुए वहां अपनी और एससीओ के लिए जा रहे, उसकी साइडलाइंस पर मीट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा इक्विटी में बिलीव करती है, हमेशा रेसिप्रोसिटी में बिलीव करती है, और वो रेसिप्रोसिटी मेंटेन कर। लेकिन उस रेसिप्रोसिटी से देशवासियों को, चाइना को ये कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई साहब आप हमारे दोस्त हैं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, आइए भाई, कुछ नहीं। उसको एक मैसेज आना चाहिए कि भारत का इंसान आज भी गालमान को नहीं भूला है। भारतीय आज भी नहीं भूले कि आपने पूरी की पूरी ऑप सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान को पूरी इंटेलिजेंस दी है, पूरी सर्विलेंस दी है। ये भारत का आदमी माफ नहीं करेगा जब तक आप बॉर्डर इशू को रिजॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस को, आप हमारी बॉर्डर में बैठे हो। अगर भारतीय, अगर मैं एज ए सैनिक ये डिप्लोमेसी की भाषा बोलने लग गया, ये सब करने लग गया, वो तो कहता सारे यार ये तो सारे के सारे तो सॉफ्ट लोग हैं, सॉफ्ट स्टेट है। हम सॉफ्ट हैं यार, लेकिन हमारी सत्ता है, हमारे पास पावर है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज पावर है, हम वैसे हमारा सोल्जर पावरफुल है।
वो हमारे सोल्जर से डरता है। जो लोग गए ना वहां, जिन्होंने ऑपरेशन किया, उन लोगों से जाके मिलो, हमारे सैनिक से डरता था। अगर हम 1993 की ट्रीटी नहीं फॉलो करते ना, जिसमें हमने कहा हम हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर पे, ट्रैंक्विलिटी ऑफ पीस ऑन चाइनीज इंडो चाइनीज एलएसी, जी, अगर हम उसमें नहीं जाते, ये कभी ये दौर ही नहीं देखना पड़ता गालवा। हमारा सोल्जर 67 में उसको इतनी बुरी तरह, लोग 62 पे अटके हुए क्योंकि उनको पॉलिटिकली बेनिफिट करता है। 67 की बात ही नहीं करते। हमने 67 में नथुला में इतनी बुरी तरह मारा चाइना को, आप सोच नहीं सकते। हमारे 67 सोल्जर्स बिकेम मार्टियर्स, देश के लिए बलिदान दे गए। लेकिन हमने उसके 400 मौत के घाट उतार दिए जो उसने काउंट किए, एक्सेप्ट किए। तो भाई वी आर स्ट्रॉन्ग, डोंट वरी। प्राइम मिनिस्टर मेट, वेरी गुड, ही शुड हैव गॉन। इट इज नॉट, लेट्स नॉट गेट पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, लेट्स लुक एट इंडियाज इंटरेस्ट। हिंदुस्तान का इंटरेस्ट ये है कि मिलिए, बात कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हमारा कोर इंटरेस्ट ये है कि चाइना के पास हमारी टेरिटरी है, वो हमारा नंबर 1 का दुश्मन है। पाकिस्तान सिर्फ सांप है, पाकिस्तान सिर्फ सांप है, वो सपेरा है, चाइना सपेरा है। सांप सपेरे को सांप की टोकरी के साथ हम हिंदुस्तान में नहीं घुसने देंगे, जैसे गांव में लोग नहीं घुसने देंगे। दैट्स माय ओपिनियन। दैट्स ट्रू। चलिए, तो अब अगला सवाल किसका है, उससे आपसे पहले मैं एक सवाल पूछ लूं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं मुनीर जो एक फेक नैरेटिव लेके चल रहे थे, चाइना से भी दोस्ती कर लो, ट्रंप को भी पटा लो, अपने आप को फील्ड मार्शल भी प्रमोट कर लो, मोदी जी के इस डिप्लोमेटिक मूव के आगे कहीं ना कहीं मुनीर बैकफुट पर चला गया, बहुत भयंकर। हालांकि दोनों में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा इंस्टेंट एनिमी वही है। देखिए, इस समय मुनीर क्या कर रहे हैं, वो प्लीजिंग टू पार्टनर्स कर रहे हैं। दो नावों में आपने पहले भी कहा, लेकिन मुनीर साहब शायद ये नहीं जानते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ उसके लोग हैं, उसकी आर्मी है, उसकी इकोनॉमी है। शायद उनको ये लगने लगा है कि अगर अमेरिका से दोस्ती कर लें तो वो जो थ्रेट रहता है भारत का वो खत्म हो जाए, चाइना से दोस्ती कर लें तो जो आर्म्स हमें मिल रहा है वो मिलता रहेगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता है कि भारत ने भी अपनी एक रणनीति बनाई है, और वो रणनीति क्या कहती है? वो सीधा ये कहता है कि हम सबसे दोस्ती रहेंगे। हम तो बार बार ये कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो मल्टी अलाइनमेंट है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी हम अपने जितने भी विषय होते हैं हम उन दूसरों से सोचकर नहीं लेते हैं। मुनीर साहब को जो उनको फील्ड मार्शल जो कहिए, जो उनको उपाधि मिली है, वो सिर्फ इसलिए मिली है कि उन्होंने उस नैरेटिव को, जो 87 घंटे का युद्ध था, उसको अपने फेवर में दिखा दिया लोगों को। तो दुनिया को लगने लगा, पाकिस्तानियों को लगने लगा कि ये हमने शायद कोई एक बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन ये मान के चलें कि जब प्रधानमंत्री वहां गए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अगर ऐसा कुछ करता है पहलगाम जैसा उन्होंने किया है तो हम दोबारा घुसेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं किया कि हम दोबारा नहीं घुसेंगे। तो मुनीर इस समय सहमा हुआ जरूर वहां बैठा होगा, देख रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन जो हालात बदले हैं उसमें हम कूटनीति के लिए गए हैं, उनके पास अर्थव्यवस्था के लिए गए हैं, टैरिफ के लिए गए हैं, और ये बता कर गए हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आया था, ये भी बताया है हमने। बिल्कुल। और उन्होंने कहा, जापान वो गए, उन्होंने जापानियों ने पहलगाम को कंडेम किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये भी देखें कि जापान और चीन का संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री पहले जापान गए। चाहे वो जब आए थे, वांगी जब आए थे, वो अफगानिस्तान गए, फिर पाकिस्तान गए। तो चाइना ये चाहता है कि चाइना इंडिया जो अब चल रहा था उसको इंडिया पाकिस्तान वापस कर दें, या उस जो एक कंजॉइंट टर्म था जो यूज करते थे। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमको पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ा जाए। पाकिस्तान के हम उसके कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, और वो दुनिया नो कंपैरिजन, जैसा मेजर सर ने कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उसको थोड़ा साइड में रखिए और एकदम औकात में रखिए। और हमारी इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा दुनिया में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, 7% के लगभग है, जो चीन की इकोनॉमी भी नहीं कर रही है। तो ऐसे समय में हमको ये मान लेना, तो लगता है ना, जलन होने लगती है ना पड़ोसी को, फिर दोस्त नहीं रह जाता वो। तो इसी एक सवाल जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सबको पता है कि चाइना और पाकिस्तान के दोनों के आपस में क्या रिलेशंस है, और इंडिया के साथ भी क्या रिलेशंस है। तो हमारा क्या एससीओ में पार्ट लेना इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें टर्की भी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था? दुबे सर, देखिए, ये सब स्ट्रेटेजिक और रीजनल अलायंसेज हैं, इनको बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर
एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ हो और कोई एक रीजनल एक कोऑपरेशन का कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। आपने तो अपनी वॉइस खत्म कर दी ना हिस्सा लेने से। एक दिन यहां सवाल हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान मैच खेले न खेले। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान डायरेक्ट आपस में कोई मैच न खेले, बिल्कुल सही है। उसका मैं कल को आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान जाता है, थर्ड कंट्री में मैच होता है, आप मैच नहीं खेलते तो उस मैच का क्या रिजल्ट होगा? आप बताइए, कौन जीतेगा इसमें? मेरा कहने का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट कोई सीरीज नहीं होनी चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो होनी ही नहीं चाहिए और इन दोनों के बीच किसी और कंट्री में भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो मैं सहमत हूं। लेकिन अगर एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 हो रहा है और थर्ड कंट्री में हो रहा है, वहां पर तो फिक्सर में अगर पूल ए पूल बी में दोनों टीम किसी मैच पे टकराई और इंडिया खेला ही नहीं तो नंबर किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। तो आप चाहेंगे कि आप मेडल छोड़ दें? ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में फाइनल में कौन गए थे? दो, एक पाकिस्तान का था और एक अपने चोपड़ा साहब थे। तो ये कह के हट जाते कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि पाकिस्तानी है, तो गोल्ड किसको मिलता? थोड़ा इसको लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचिए। इसी तरह से जो रीजनल कोऑपरेशंस होते हैं हम उससे नहीं हट सकते। इंडिया वर्ल्ड के जितने सिग्निफिकेंट ट्रीटी हैं, जितने एग्रीमेंट हैं, जितने इस तरह के रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, सबका सदस्य है क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं, हम एक जिम्मेदार देश हैं। हम एक फेल्ड स्टेट की तरह से बिहेव नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा। में शुड आई से जी। अगर मैं बैठ जाऊं इधर और ये तीनों खड़े रहे, ये क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, तो मेरा तो विचारधारा गई ना। Exactly, अगर भारत एससीओ में नहीं जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, तो हमारा तो मुद्दा ही नहीं है ना। बिल्कुल, तो ये क्यों unrepresented। छोड़े अपना प्लेटफॉर्म? यार यहां से तो बोलिए, आप अपने मुद्दे रखिए। तो सिंपल बात है बेटा, कोई प्लेटफॉर्म मत छोड़िए, कोई वैक्यूम अच्छा नहीं है, घर में भी कोई वैक्यूम मत छोड़िए। अरे जून में 1 मिनट लूंगा मैं। अभी जो जून में हमारे रक्षा मंत्री जी ने वो सिग्नेचर करने से ज्वाइंट इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसमें चाइना ने फेवर किया पाकिस्तान को। बलूचिस्तान बीएलए के खिलाफ तो उसमें पैरा डाला गया और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो 22 रान पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, उसके भर्त्सना निंदा का कोई पैरा नहीं लिखा गया। इंडिया ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि चाइना के प्रति इंडिया के एटीट्यूड में इन मुद्दों में कोई बदलाव नहीं है। होगा। ये आपको मान के चलना चाहिए। सवाल आप सबको जय हिंद। मेरा सवाल ये है कि 1962 की वॉर ले लीजिए या फिर पहलगाम अटैक ले लीजिए जिसमें 81% चाइना का हथियार यूज़ करा पाकिस्तान ने, और हमारे इंडियन मार्केट में भी ये है जो चीज़ ज़्यादा नहीं चलती वो ज़रूर चाइना की ही माल होगी। तो ऐसे हालात में विश्वासघात पे हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं चाइना पे? देखिए, मेरा सवाल है, चाइनीज प्रोडक्ट की बहुत बात हो रही है कि चाइना से माल आता है। इंपोर्ट कौन करता है? सरकार करती है। मोदी जी इंपोर्ट करते हैं। भाई इंपोर्ट हम करते हैं, उनको कंज्यूम कौन करता है? उनको कंज्यूम हम करते हैं। जब भी चीन के साथ कोई बात होती है तो हमेशा आता है कि भाई बॉयकॉट करो चाइनीज प्रोडक्ट, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है सारे वापस चले जाते हैं उसे यूज करने पे। तो अगर आप एक राष्ट्र के तौर पे टिकटॉक से बैन हटेगा तो सब टिकटॉक बनाने लग जाते हैं। देखिए, या मैं नहीं सहमत हूं। अगर आप ट्रेडर को इनकरेज करेंगे तो वो यही करेगा। आप मैन्युफैक्चर को आपने इनकरेज ही नहीं किया, सरकारों ने नहीं किया भाई। अरे आपने मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ट्रेडिंग में ट्रेडर को एक तो मार्जिन इतना, एम्प्लॉयबिलिटी इतनी, मैन्युफैक्चर, टाटा, बिरला, बजाज मैन्युफैक्चर करते थे। ये भाई अडानी अंबानी, ये भाई लोग जो हैं, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। इनके और इनके मैं नाम नहीं गिन सकता नीचे, मैं थोड़ा बहुत डिफेंस इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो मैं ये मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करिए, गांव में ले जाइए, कस्बे कस्बे बैन लगाइए ना छोटी छोटी चीजों पे। फोकस जरूर करना होगा हमें, बिल्कुल करना होगा। और 50% चीजें ऐसी हैं जो गांव में बन सकती हैं, जो छोटे छोटे शहरों में बन सकती हैं, जो चाइना, और पुअर क्वालिटी दे रहा है। आप लाइए लेजिस्लेशन। स्टेट लेवल पे स्टेट्स की जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, उनमें कोई कुछ है ही नहीं। जाके देखिए, लाइसेंस नहीं मिलता। एक सवाल और है जी, प्रोफेसर साहब आपको भी इंक्लूड करूंगी कि यहां पर क्या ऐसा समझा जाए, जिस तरह से अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जिनपिंग, मोदी और पुतिन आ रहे हैं, तो यहां पर हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी ने एक तीर से दो शिकार कर लिए।
कि भाई ठीक है, चाइना के साथ हमारी जो क्वेश्चंस स्टिफ चल रही थी उनको भी हमने वर्कआउट करने की कोशिश की है, ट्रंप को भी एक मैसेज दे दिया है और पाकिस्तान को भी दे दिया है। देखिए, इस समय पूरी दुनिया की निगाह इस एससीओ कॉन्फ्रेंस पे है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि चाइना यहाँ पे आया है, इसलिए है कि चाइना, पुतिन और मोदी तीन वहां पहुंचे हैं और ये मैसेजिंग है और ये ऑप्टिक्स है पूरे दुनिया को कि देखने के लिए कि एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर भी इमर्ज कर रहा है। आप इस मुगालते में नहीं रहे और ये भी दिखा रहा है कि किसी ना किसी तरह भारत की जो कूटनीति है, थोड़ा ब्रेक हमें लगा था इस टैरिफ के झंझट में और शायद हम समझ रहे थे कि शायद हमारे जो लीडरशिप की जो दोस्ती है यूएस लीडरशिप में उसमें कुछ फायदा होगा, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस मीटिंग से पूरी दुनिया को यह लगने लगेगा कि अब भारत, चीन और रूस कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और जो 2000 के दशक में शुरू हुआ था ये आरआईसी का, वो फिर से रिस्टोर हो सकता है। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल ने 17वीं शताब्दी में बड़ा अच्छा शब्द कहा था और उससे मैं इस बात को यहां पर खत्म करूंगा कि वॉर जो है, अगर वॉर आप लड़ते हैं ना तो हमेशा हैव बिलीफ इन गॉड बट कीप योर गन पाउडर्स ड्राई। तो हमें भी वैसा ही करना होगा, हम अपनी तैयारी पूरी रखें और गन पाउडर जो है मेटाफर है, मैं ये नहीं कर रहा हूं बंदूक तैयार रखिए। अपने जितने साजो सामान हैं, एमएसएमईज हैं, जो हमें टैरिफ का घाटा हो रहा है, उसको देख के हम देखें हम कैसे भारत, चीन और रूस के साथ वो व्यापार संबंध कर सकते हैं या गैर पश्चिमी मुल्कों के साथ जो अब तक हम नहीं कर पाए हैं। और जैसा इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर किसी भी तरह से हम उसको रिवाइव कर पाए अपनी एमएसएमईज को तो नथिंग लाइक इट, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और कंजम्पशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, एक सवाल इस तरफ से आ गया, इस तरफ से ले लिया जी, बताएं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमने इतिहास देखा है कि पाकिस्तान ने हमेशा हमसे लड़ाइयाँ करी है, हमेशा मुँह की खाई हैं, पर अब इसके बाद अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो क्या उसके पीछे ट्रंप का हाथ हो सकता है कि नहीं? दुबे सर, मतलब पहले चाइना मदद कर रहा था, अब चाइना से इकट्ठी हो गए तो फिर ट्रंप मदद करेंगे। 87 घंटे की पिटाई के बाद पाकिस्तान के अंदर भारत पे हमला करने का दम नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। कहने का अर्थ है नहीं है कि हमें उसके लिए तैयार नहीं रहना है। और अमेरिका ऐसा को नहीं मत है। ब्लेम, अमेरिका नहीं ऐसा करेगा। देखिए हमारे अमेरिका के पिछले 20 साल में, आप अमेरिका को समझो, ये एक टेम्परेरी फेज हो सकता है। हाँ। ट्रंप परमानेंट नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी परमानेंट है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां कभी भी बदलाव आ जाएगा। मैं चाहूंगी उसको मत छोड़ दीजिएगा। दुबे सर अपनी बात कंप्लीट भी करें। हाँ, छोड़ दीजिए, कोशिश जी। रखिए यार। हाँ। 5 मिलियन है यूथ हो, वहां जा सकते हो पढ़ने हाँ, बढ़ने। दुबे ऐसा सर। मत पाकिस्तान भारत के 3200 किलोमीटर बॉर्डर पर डायरेक्ट लड़ाई करने की इस पॉलिसी से अलग है। इसका अर्थ है नहीं है कि वो हमला नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। उसका उदाहरण आपके सामने है। पाकिस्तान ने बहुत साल पहले डिसाइड कर लिया था कि भारत के साथ हमको किस किस्म की लड़ाई करनी है। प्रॉक्सी वार, जब आप दुश्मन से न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आपको छोटे छोटे ग्रुपों में गुरिल्ला वार करना चाहिए, जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है। आप सन 80 से तो लगातार कर रहा है, आप देख रहे हो। कोई वार वो करने की हालत में नहीं था क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। हमारी मिलिट्री बहुत पावरफुल है, ये पाकिस्तान को पता है। उसकी डेप्थ जानते हो, लाहौर से लेकर के ईरान बॉर्डर तक कितनी चौड़ाई है। हमारी गनें, हमारी ब्रह्मोस ने उसको ट्रेजेक्ट्री नाप दिया, उसका पूरा कंप्लीट स्कार्डू से लेकर कराची तक, आपको पता है 87 घंटे के दिन में। तो कहने का मतलब वो नहीं करेगा। रही बात अमेरिका की, तो आपने जवाब दिया था कि वो अमेरिका का और वेस्ट का इलिजिटिमेट सन है। पाकिस्तान ने वेस्ट की कितनी सर्विसेज की है पिछले 50 सालों में, हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के बगैर अमेरिका का कोई वर्चस्व नहीं है एशियन कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान उसकी मजबूरी है। ओसामा बिन लादेन जकोआबाद में बैठा रहा, जहां से उठा करके अमेरिकन ले गए उसको मारे, जिसने WTO पे 9/11 अटैक किया। कंप्लीट अफगानिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान ने क्या कोवर्ट ऑपरेशन किया, अमेरिका का क्या साथ दिया। वो काम हम आप कर सकते हैं कभी? हम कभी नहीं कर सकते। हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी नीति नहीं है। उतने मुजाहिद पैदा कर सकते हो आप? कराची और लाहौर की झुग्गियों से उठा करके इस तरह के बच्चे लाओ, उनको जिहादी बनाओ, उनको अफगानिस्तान के अंदर घुसा करके लड़ाओ, वापस फिर कश्मीर भेज दो। पाकिस्तान का नैरेटिव भी अलग है। इसी तरह की लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान वो। उधार पे चलता है, भीख पर चलता है। हम यहाँ कंप्लीट पर इकोनॉमी ध्वस्त है भाई। आप सोने की चिड़िया रहे हो। जी, सोने की चिड़िया कहावत नहीं, वो सच्चाई है।
चलिए, वक्त की कमी है, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शानदार ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया।